ओम। हम अध्यक्ष प्रचार में आगे बढ़ेंगे। अब वित्त से अतिरिक्त विभिन्न विभागों की चर्चा अब आरंभ होने वाला है, जिनमें से सबसे पहले शासनाधिकार यानी शासन के संबंध में। शासन का मतलब है राजा के आदेशों का लेखन, जिसको आप जो आजकल बाबू लोग हैं, जो पार्लियामेंट में लॉ पास होता है या प्रेसिडेंट का कुछ ऑर्डिनेंस जारी होती है तो उसको टाइप करना, उसकी भाषा देना इत्यादि, वो एक विभाग रहता है जो वो करते हैं। तो हमारे प्राचीन समय में भी इसका एक विभाग रहता था जो वो शासन लिखते थे। वो शासन भी हो सकते हैं, सूचनाएं भी हो सकते हैं, पर राजा की तरफ से जो भी कुछ जाता है मोटे रूप से उसको शासन कहा जाता है। शासने शासनमित्याचक्षते। जो लिखा हुआ है उसी को लोग शासन मानते हैं, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है वाणी, क्योंकि रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी। अब तो आज रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो बोला हुआ जो है ना वो लुप्त हो जाता है, बाद में पता नहीं क्या बोला। लिखा हुआ जो है ना वो पड़ा रहता है, स्थायी रहता है। शासन प्रधाना ही राजा न है, राजा लोग जो है शासन के द्वारा ही काम करते हैं, वही उनके एक विशेष आधार है। तन्मूलत्वात् संधि विग्रह यो हो, संधि और विग्रह ये दोनों शासन के द्वारा ही किया जाता है। इससे शासन शब्द यहाँ जो वर्तमान में प्रसिद्ध शासन यानी प्रशासन, पालन करना, संभालना, वो अर्थ नहीं है। सूचना को ही यहाँ शासन कहा जा रहा है। पर राजा की तरफ से जो सूचना है वो एक अधिकृत सूचना होती है, उस पे एक वजन होता है और सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा। तस्मात् अमात्य संपदोपेतः सर्वसमय विदा सर्वसमय विदाशु सर्वसमयवित् आशु ग्रंथः चार्वक्षरः लेखवाचन समर्थो लेखक स्यात्। राजा के पास ऐसा लेखक हो जो अमात्य संपदोपेत, अमात्य के जो क्वालिटीज बताए हैं, जानपदो विजातः, स्वग्रह, कृतशिल्पः, चक्षुष्मान इत्यादि, जो पीछे अमात्य संपद आया था, उन क्वालिटीज से युक्त व्यक्ति हो। सर्व समयवित, सब समयों को जानने वाला है। कभी प्रसन्नता का समय होता है, कभी दुख का समय होता है, कभी क्रोध का, कभी आपातकाल का, अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग अलग समय होते हैं। उन समयों में क्या करना क्या नहीं करना ये जानता हो। समय शब्द से काल भी लिया जाता है और नियम भी लिए जाते हैं, यानी सभी नियमों को भी जानता हो, सब समयों को, कालों को जानता हो, ऐसा हो। आशु ग्रंथ, फटाफट लिखना जाने। ये नहीं कि धीमे धीमे लिखे, ऐसे नहीं, फटाफट लिखे। चार अक्षर, बहुत सुंदर अक्षर है जिसका। लेख वाचन समर्थ, लिखा हुआ को पढ़ भी सके अच्छे से, ऐसा लेखक होना चाहिए। सो व्यग्रमना राज्यः संदेशं श्रुत्वा निश्चितार्थं लेखं विदध्यात्। वह अव्यग्र मन होकर, यानी शांत मन होकर, किसी प्रकार का उत्साह की बात नहीं है यहाँ, किसी प्रकार की उत्तेजना
ना होता हुआ बिल्कुल शांत मन, परिस्थिति जो भी हो, शांत मन से राजा का संदेश सुनकर जो बताया गया उसको लेख में लिखे। क्योंकि वो उद्विग्न होगा, व्यग्र होगा, तो राजा कुछ बोलेगा तो इसको कुछ और समझ में आएगा, जबकि भावुकता नहीं चलती। राजा के जो संदेश लिखे जाते हैं वो यथार्थ होगा और स्पष्ट होगा। उसमें भावुकता के वश में राजा ने कहा 10 और लिखा 100, ऐसा नहीं चलेगा। देशैश्वर्य वंश नामधेयोपचारमीश्वरस्य देश नामधेयोपचारमनीश्वरस्य। ये लेखक जो है सामान्य रूप से राजा के संदेश ले जाते हैं, लिखते हैं, किंतु कई बार उच्च अधिकारियों के भी जो संदेश है वो लिखेंगे। मंत्री भी हो सकता है, सेनापति भी हो सकता है, वो भी अपना संदेश भेज सकते हैं। यदि राजा का लेख हो, राजा का संदेश हो, तो देश, ऐश्वर्य, वंश और नामधेय, नाम, ये चारों साथ में लिखने हैं। यानी फलाना देश का राजा ऐसे ऐसे विद्वान और ऐसे ऐसे संपन्न, और फलाना वंश का और फलाना नाम का ऐसा राजा के द्वारा ये आदेश किया जाता है, या जो भी कहा जाता है, इस प्रकार से। और यदि राजा ना हो तो देश, नामधेय, ये दो ही, फलाना देश का फलाना व्यक्ति, उसमें वंश और ऐश्वर्य की बात नहीं होगी। केवल राजा हो तो वंश और ऐश्वर्य का लेखन होगा। तो इस प्रकार वो अंतर रहता है। जातिम कुलम स्थान वयश्रुतानि कर्मर्थि कर्मर्धिशीलान् यथ देश कालो यौनानुबंधं च समीक्ष्य कार्ये लेखम विदध्यात् पुरुषानुरूपम। लेख लिखते समय जिसके ओर से लेख लिखा जा रहा है उसकी जाति सामान्य रूप से वर्ण को जाति कहा जाता है, व्याकरण में भी, अन्य शास्त्रों में भी। तो जाति से वर्ण आदि लिए जाते हैं। कुलम, ये जिस वंश का है। स्थान और वय, राजा है तो राजा है, बाकी जो उनका मंत्री, सेनापति आदि जो स्थान है, वय उम्र है। श्रुतानि, वो कितना विद्वान है, कितने शास्त्र पढ़ा। कर्म, क्या काम करते हैं। रिद्धि, कितनी उनका ऐश्वर्य है, कितनी संपन्नता है। शील, उनका शील कैसे, स्वभाव कैसे है। और देश और काल, और यौनानुबंध। यौनानुबंध का मतलब विवाह का अनुबंध, किसके साथ उनका विवाह हुआ है, किस वंश के साथ उनका विवाह हुआ है। ये सारी बातें देखते हुए लेख लिखने चाहिए व्यक्ति के अनुरूप। यदि राजा हो तो उसमें लेख कुछ अलग प्रकार से होगा, और राजा बड़े विशिष्ट वंश का हो, जैसे सूर्यवंश, चंद्रवंश इत्यादि चलते हैं, उनका और विशिष्ट होगा। तो उनका उम्र, उनकी विद्वत्ता, इन सब बातों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में लेख में उसका संकेत जाते हैं। तो व्यक्ति के, यानी उसका अधिकार, पद आदि के अनुसार उनकी योग्यता, देश काल परिस्थिति, इन सबको, ये जितने बताया है, इन सबको ध्यान में रखते हुए लेख लिखना चाहिए। एक तो है संदेश,
संदेश से पहले और बाद में, मुख्य संदेश से पहले और बाद में लिखने वाले के बाद, यानी जो लेख, जिसकी ओर से लेख है और जिसके प्रति लेख है, आवश्यकता के अनुसार दोनों के बारे में भी बातें उसमें कुछ लिखी जाती है ताकि उसका प्रभाव पड़े। अब लेख की जो व्यवस्था, कैसे क्या लिखना चाहिए बता रहे हैं। अर्थक्रमः, संबंधः, परिपूर्णता, माधुर्यम, औदार्यम, स्पष्टत्वम इति लेख संपत्। ये 5 चीज है जो लेख में होने चाहिए। जो उत्तम लेखक जब लेख लिखता है या उत्तम लेख जो बनता है, उनमें 5 चीजें होनी चाहिए। एक तो अर्थ का क्रम, जो बातें लिख रहे हैं एक वाक्य से दूसरे वाक्य का अर्थ का संबंध बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि पहले कुछ लिखा बाद में कुछ लिखा, ऐसा नहीं। अर्थ का क्रम बना रहना चाहिए और संबंध भी, जिसके लिए लिखा जा रहा है, जिस विषय को लेकर लिखा जा रहा है, वहां वो संबंध भी पूरा स्पष्ट होना चाहिए लेख में। परिपूर्णता यानी आधी सूचना नहीं होनी चाहिए। जो है उसको पढ़ के सुन के व्यक्ति को पूरा जो वो कहना चाहते वो बात पूरा समझ में आ जाए। माधुर्यम, मधुर होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। औदार्यम, उदारता दिखनी चाहिए उसमें। और स्पष्टत्व, मतलब 6 विषय हैं। बात पूरा स्पष्ट होना चाहिए, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों का चयन और ऐसा लेखन, वाक्य आदि शैली जिसमें पूरी स्पष्टता आ जाए, ये लेख संपत् है। तत्र यथावदनुपूर्वा क्रिया प्रधानस्य अर्थस्य, अब एक एक का स्पष्ट कर रहे हैं। तत्र यथावद अनुपूर्व क्रिया प्रधानस्य अर्थस्य पूर्वम अभिनिवेश अर्थस्य क्रमः। यानी जो विषय वस्तु है उसमें पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, ये एक क्रम रहता है। तो जिससे कि पढ़ते समय आगे से आगे, आगे से आगे वो अच्छे से समझ में आएगा। आप कुछ बात छुपा के सारी बातें कहो और छुपा हुआ लास्ट में कहो, तो जब तक लास्ट वाक्य पढ़े नहीं तब तक पहले वाले समझ में ना आवे, ऐसा नहीं। आरंभ वहां से करो जिसको समझने के लिए और कुछ आवश्यक ना हो। उसके बाद अगला वाक्य ऐसा कहो कि पहले वाक्य के साथ उसका संबंध जुड़े और पहले वाक्य के साथ उसका क्रम जुड़े और दोनों मिलके ऐसे क्रम से आप पढ़ते जाए तो समझ में आता जाए, कुछ सस्पेंस बीच में ना रहे। अब दूसरा है संबंध। प्रस्तुत अर्थ तत्र यथा, क्रम हो गया। प्रस्तुतस्य अर्थस्य अनुरोधाद उत्तरस्य विधानम असमाप्तेरिति संबंधः। एक वाक्य में जो अर्थ प्रस्तुत है उसका अगले वाक्य के साथ, यानी पहले जो कहा उसका आगे के साथ संबंध होना चाहिए। एक अनुरोध, अनुरोध का मतलब है यह कि पहले कुछ कहा, आगे जो कुछ कहा जा रहा है पहले के साथ वो आकांक्षा रखे, वो उसको चाहे कि पहले कहा तो इसलिए कहा। इस प्रकार जो अनुरोध आकांक्षा आपस में वाक्यों में होगा और जो उस शासन के द्वारा जो विधान आदि किया जा रहा है, इस कारण से
ये आदेश यानी ये नियम बनाया जा रहा है या ये आदेश दिया जा रहा है, तो दोनों के बीच में एक अच्छे से आपस में समन्वय हो, एक दूसरे को परस्पर बांध दे उस प्रकार से। तो ये पूरा लेख की समाप्ति तक ये होना चाहिए। तो ये है संबंध। अब तीसरा है परिपूर्णता। अर्थपदाक्षराणाम् अन्यूनातिरिक्तता हेतुदाहरणदृष्टान्तैः अर्थोपवर्णनाश्रान्तः आश्रान्त पदता इति परिपूर्णता। अर्थ, पद और अक्षर, इनकी ना तो कमी होनी चाहिए ना अतिरिक्त होना चाहिए ने। जो कहना चाहिए वो जितने शब्दों में कहा जाता है उसमें कमी ना हो, और फालतू शब्द ना जोड़े जिसका कोई संबंध नहीं है। हेतु, उदाहरण, दृष्टांत के साथ अर्थ का उपवर्णन, जो विषय वस्तु कहने की अपेक्षा है उसका वर्णन हेतु, उदाहरण और दृष्टांत। उदाहरण दृष्टांत वैसे एक ही है, पर उसका महत्व ज्यादा होने के कारण हो सकता है कि 2 बार पढ़ा है। तो इनके साथ अर्थ का उपवर्णन होना चाहिए। और अश्रांत पदता, पद जो है शिथिल नहीं होने चाहिए। शब्द जो प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें ढीलापन नहीं होना चाहिए कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, करो ना करो, इस प्रकार की शिथिलता ना हो, एकदम बंधा हुआ स्पष्ट, कि जिसको सुनकर ये लगना चाहिए कि ऐसा है। तो ये है परिपूर्णता। सुखोपनीत चार्वर्थ शब्दाभिधानम माधुर्यम। अब आगे है माधुर्यम। सुखोपनीत, एक तो सरलता से जो शब्द बोला जाए, सुखोपनीत का ज्यादा स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। सुखोपनीत चार्वर्थ, बहुत सुंदर अर्थ हो ऐसे शब्द का प्रयोग करना, यानी जो शब्द जो सरलता से बोले जावे और जिसका अर्थ बहुत सुंदर हो, ऐसे शब्दों का कथन करना यह माधुर्य है। अग्राम्य शब्दाभिधानम औदार्यम। उदारता जो है यहाँ साहित्य में, वैसे लोक में उदारता कुछ और है, यहाँ अग्राम्य शब्द यानी कुछ शब्द ऐसे होते बोलचाल में हम बोल देते हैं पर साहित्य की दृष्टि से वो उचित नहीं माने जाते, उनको ग्राम्य शब्द कहते हैं। यानी जो अनपढ़ लोग जिनको बोलते हैं उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना हो। शब्द शिष्ट शब्द जो साहित्य में या शिष्ट लोगों के द्वारा जो प्रयोग किए जाए, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। प्रतीत शब्द प्रयोग स्पष्टत्वम। जिन शब्दों का लोक में ज्यादा प्रयोग होता है, जिनको सुनकर अर्थ को ठीक से तुरंत समझ सके, लोक में जो प्रचलित शब्द है उनका लोक में यानी
जो संदेश जो भेज रहे हैं और जिसके लिए वो संदेश है, कम से कम दोनों के लिए वो शब्द परिचित हो, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ये स्पष्टत्व में है। तो ये है लेख संपत्ति। अच्छा लेख बने इसके लिए ये सब आवश्यक है। तो इस क्रम हाँ से ओमकार जी, हाँ जी, ये ग्राम्य शब्द वैसे अभद्र शब्दों के लिए प्रयोग होता है ऐसा अमर कोश में अभद्र दिया था, में शब्दकोश में। अभद्र मतलब आवश्यक नहीं है। अश्लीलता परक हो उसमें, मतलब एक प्रकार से, मतलब ग्रामीण में जैसे नहीं बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, उस तरह से। और कई बार तो अश्लीलता मतलब ये गाली अर्थ में भी प्रयोग वहाँ पर ऐसा किया हुआ था ग्राम्य, मतलब ये तो ग्राम्य के शब्द मतलब नहीं, गौण जैसे गाली गाली बोलते हो आवश्यक नहीं है, हैं। गालियां हो आवश्यक नहीं है, पर जैसे है ना, हरियाणा में कटड़ा कहते हैं जी, भैंस को, कटरा, भैंस हाँ कटड़ा कटरा जी। या कुछ उस प्रकार के शब्द है, गाली आवश्यक नहीं है, पर वो मतलब इस शिष्ट। सारे एक इस प्रकार का एक शब्द समूह जो है ना, उसके लिए ऐसा अमर कोश में दिया हुआ था हाँ कि हाँ, ग्राम्य शब्द उसके लिए प्रयोग हो जाता है। नहीं, ग्रामीण शब्द केवल गाली के लिए प्रयोग ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नहीं, ऐसा उसी के लिए ही हो ऐसा मैं भी नहीं कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, उसी के लिए ही होता नहीं, होगा, एक ही ठीक है, नहीं लगाना, गालियां भी मतलब आ एक शब्द जाएंगे, समूह पर के लिए। और भी कुछ हम हाँ जिनको हल्के शब्द मानते हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ, इसमें जो ये दिया माधुर्यम का हम्म चारों अर्थ चारों हम्म अर्थ, हम्म तो ये सब एक मतलब जो ये लिखने के लेख लिखने को दिया है, तो ये इस हम्म। प्रकार के शब्दावली भी तो उनके पास प्रयोग करने का कला होना चाहिए ना। हाँ, वो तो है ही, लेखक जो होगा जी वो शब्दार्थ के विषय में यानी साहित्य में कुशल होना चाहिए। जी। तो मतलब ये शब्द हमें कहाँ उसका विनियोग करना है, किस अर्थों को कहने के लिए, हाँ तो हाँ, इसमें ये जो सब पर्यायवाची बहुत। जानकारी, बिल्कुल ये जानकारी चाहिए उनको। जी जी साहित्य में तो सीधा सीधा जिस भाषा में लेख होगा उस भाषा के साहित्य में कुशल होना ही होगा। जी सारे लेख संस्कृत में नहीं होंगे क्योंकि ये व्यवहार के संबंधित विषय है, तो जी स्थानीय भाषा के अनुसार ही होंगे और उसमें कुशलता चाहिए। जी तो ये लेख संपत्ति हो गया है, लेख की क्या यानी गुण होने चाहिए। अब आगे, क्योंकि लेख जो है शब्दों से बनता है, तो अब शब्दों की व्यवस्था बताया जा रहा है। हालांकि ये सीधा यहाँ का विषय ही नहीं है, तो व्याकरण और निरुक्त का विषय है, पर प्रकरण आया है तो बताया जा रहा है। वर्ण संघात पदम नहीं, अकारादयो वर्णास्त्रिषष्टि 63 अकार आदि वर्ण है, ये शिक्षा सूत्रों में प्रसिद्ध है, पाणिनीय शिक्षा में प्रसिद्ध है। तो संस्कृत भाषा में 63 वर्ण माने जाते हैं। वर्ण संघात पदम, वर्णों का समूह पद है। तत्चतुर्विधम, वो पद जो है 4 प्रकार का है। नामाख्यात उपसर्जन उपसर्ग निपाताश्चेति, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात ये 4 प्रकार के पद है। तत्र नाम सत्वाभिधायी, इन चारों में से नाम जो है किसी वस्तु को कहने वाला होता है। अब क्योंकि ये मुख्य विषय नहीं है तो संकेत मात्र किया जा रहा है। जब भाव भी संघात के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो नाम बन जाता है। जैसे पा कहा है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, पा कहा कहेंगे है तो नाम किस, किंतु किसी वस्तु का नाम नहीं है। ये पूरा पचन रूपी जो क्रिया है उस पूरा क्रिया को संघात बना के उसको पा कह कह रहे हैं। तो ये सारी बातें विस्तार से तो निरुक्त में है, या केवल संकेत है। नाम जो है ना कि किसी वस्तु को कहने के लिए होता है। अविशिष्ट लिंगम आख्यातम क्रियावाची, जहां लिंग ना हो और क्रिया को कहने वाला हो, आख्यात, आख्यात ही वैसे क्रिया को कहने का होता है।
जहां लिंग ना हो वो आख्यात है। अच्छा, आख्यात तो ये विभाग है। जो क्रियावाची लिंग ना हो, जैसे संस्कृत में कृतवान, कृतवती, कृतवत, हम इनको क्रिया के रूप में, क्रिया शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं ज्यादातर, जबकि ये क्रिया शब्द नहीं है। ये करोति गच्छति ये क्रिया शब्द है। तो ये भाषा के संबंध में विषय है। तो कई बार हमारा गतः, गता इत्यादि अनेक तांत विशेष रूप से हम क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि वो क्रिया नहीं है। इससे कभी उलझन ना हो, इससे स्पष्ट कह रहे अविशिष्ट लिंगम आख्यातम क्रियावाची। क्रिया विशेषकाः प्रादयः उपसर्गाः। ये प्रा, परा इत्यादि 21 जो विशिष्ट शब्द है जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं और क्रिया के विशेषक बनते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। अव्ययश्चादयो निपाताः, चादि जो अव्यय है, जो तीनों लिंगों में बदलते नहीं है, तो वो निपात कहे जाते हैं। ये 4 प्रकार के शब्द है संस्कृत में। पद समूहो वाक्यम अर्थ परिसमाप्तो। यदि किसी अर्थ को पूरा कह सके, ऐसे पदों का समूह को वाक्य कहते हैं। जिन किन ही इस पदों का समूह नहीं है, वो पदों का समूह मिलकर किसी अर्थ को कह सके, वो मिलकर किसी अर्थ को पूरा बना सके, वो वाक्य है। एक पदावर त्रिपद परः परपदार्थानुरोधेन वर्गः कार्यः। यानी कम से कम एक पद, ज्यादा से ज्यादा 3 पद, इस प्रकार से आपस में अर्थों के संबंध को देखते हुए शब्दों का समूह बनाना चाहिए लिखते समय। वैसे तो एक ये भी परंपरा रही है कि लगातार लिखा जाता है, ना तो फुल स्टॉप ना कामा। वो हम प्राचीन हस्तलेखों को देखते हैं, कई बार ऐसा एकदम पूरा यूं लगातार लिखने की भी परंपरा है। पर शासन जब लिखा जाए, वहां ये व्यवस्था बताया जा रहा है कि ऐसा लगातार ना लिखे। एक से, यानी कभी एक शब्द भी हो सकता है, 2 भी हो सकते, 3 शब्द हो सकते, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे समूह में लिखे शब्दों को। लेख परिसंहार परिसंहरणार्थम इति शब्दो वाचिकम अस्येति च। लेख समाप्त हुआ है ये जताने के लिए अंत में चाहे इति शब्द लिखे अथवा अस्य शब्द लिखे, या दोनों अस्य इति ऐसा करके लिखे, जिससे पता चले कि ये कथन संपूर्ण हो गया, इतना ही कथन है। अब कुछ और बातें लेखन के संबंध में बताए जा रहे हैं। निंदा प्रशंसा पृच्छा च तथा ख्यानमथर्वथ। निंदा प्रशंसा पृच्छा च तथा ख्यानम अथार्थन प्रत्याख्यानमुपालम्बः प्रतिषेधोऽथ चोदन सान्त्वमभ्यवपत्तिश्च भर्त्सनानुनयौ तथा एतेष्वर्थः प्रवर्तन्ते त्रयोदशसु लेखजाः। लेखन के विषय में ये 13 प्रकार के विषय होते हैं। एक तो है निंदा। अब इनकी व्याख्या भी स्वयं कर रहे हैं।
तत्र अभिजन शरीर कर्मणाम दोषवचनम निंदा। किसी व्यक्ति के बंधु बांधवों के अथवा उनके शरीर की अथवा उनके कार्यों के जो दोषों का कथन, यानी ये होगा कि तुम्हारे माता पिता ऐसे बेकार है, तुम्हारे भाई बहन बेकार है, या तुम्हारे जो संबंधी है वो बेकार है, उनकी निंदा करना, यह अभिजन निंदा है। शरीर का, तुम तो छोटे हो, कमजोर हो, तुम्हारे नाक टेढ़ा है, कान टेढ़ा है। फिर कर्मों का, कि तुम तो गलत काम करने वाले हो, झूठ बोलने वाले हो, या हिंसा करने वाले हो, इस प्रकार से उनके कर्मों का जो दोष कथन किया जाता है तो वो निंदा कहा जाता है। प्रशंसा आगे है, गुणवचनम एतेषाम एव प्रशंसा। इन्हीं तीनों के गुणवचन, तुम्हारे बंधु बांधव बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत बलवान हो, और तुम बहुत अच्छे काम करते हो, दान धर्म करते हो, पुण्य करते हो, तो ये है प्रशंसा। पृच्छा आगे, कथम एतदिति पृच्छा, ये कैसे, इस प्रकार पूछना, ये पृच्छा है। अब आगे है आख्यान, एवं इति आख्यानम, इस प्रकार का विषय है, इस प्रकार की घटना घटी है, ऐसा एक जो घटनाक्रम का आलेखन होता है वो आख्यान है। देहि अर्थना, कुछ मांगना, मुझे ये दे दो, ऐसा करके मांगना, ये अर्थना है, प्रार्थना ही यह अर्थना है। न प्रयच्छामीति प्रत्याख्यानम, नहीं दूंगा, ऐसा कथन जो है प्रत्याख्यान है। अननुरूपम भवत इत्युपादंभः, ये तुम्हारे लायक नहीं है, या तुम इसके लायक नहीं हो, बात एक ही है। ये उपागंभ है। वैसे निंदा और उपागंभ में कुछ अंतर है। अवकाश दिखाना ये उपागंभ के अंदर आता है, तुम इस लायक नहीं हो, ये उपागंभ है। निंदा जो है सीधा सीधा, तुम गलत हो, तुम्हारे बाप गलत है, तुम्हारे माँ गलत है, तुम्हारे ये गलत है, ये सीधा सीधा दोष दिखाना, वो निंदा है। तो थोड़ा सा उपागंभ और निंदा में अंतर है। माँ कार्षीरिति प्रतिषेधः, ये काम ना करो, इस प्रकार जो कथन है ये प्रतिषेध कहा जाता है। इदम क्रियतामिति चोदना, ये काम करो, इसको चोदना कहते हैं। जो ये कथन है कि ये काम करो, इस प्रकार का कथन, इसको चोदना कहते हैं। सांत्वम है आगे, यो अहम स भवान मम यद्रव्यम तद्भवतः इति उपग्रह सांत्वम, जो मैं हूं वही तुम हो, जो मेरा है वो तुम्हारा है, हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, हम एक है, इस प्रकार जो कथन है ये सांत्व कहते हैं। यानी किसी को क्या बोलते हैं, संभावना, ये बहलाना पुछलाना जो कहते हैं ना, ये है। किसी को, अरे भैया नाराज क्यों हो रहे हो, हम दोनों एक ही है, तो इस प्रकार का कथन। व्यसन सहायम अभ्यवपत्ति, कष्ट काल में सहायता देना अभ्यवपत्ति है। यानी जो सूचना मिला अपने मित्र देश के ऊपर, कोई यानी दूसरा उनका शत्रु ये हमला करने आया है, तो उस समय जो सूचना भेजी जाती है, हमें पता चला आपके ऊपर ये समस्या है, हम आपके लिए किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए तैयार है, हम आ रहे हैं, या आप सूचना भेजेंगे तो आएंगे, जो भी इस प्रकार का
कि आपके कष्ट काल में हम आपके साथ में हैं, इस प्रकार का जो कथन है वो अभ्यवपत्ति कहा जाता है। अब आगे है भर्त्सन, सदोषम आयति प्रदर्शनम अभिभत्सनम। आयति आयति प्रदर्शनम जो है ना, उसको नुकसान करने की बात जोड़कर, निंदा तो केवल तुम गलत हो इतना है, भर्त्सना में तुम गलत हो इससे मैं तुम्हें कारावास में डालूंगा, तुम्हें मृत्युदंड दूंगा, तुम्हारे हाथ काटूंगा, जो भी कुछ करूंगा, यानी दंड की भी बात, उनको कुछ नुकसान पहुंचाने की भी बात साथ में जुड़ जाए, वो अभिभर्त्सन है। और अंत में है अनुनय। अनुनयो अनुनयस्त्रिविधः अर्थकृतावतिक्रमे पुरुषादिव्यसने च इति। अनुनय जो है वो 3 प्रकार का है। अर्थकृत अतिक्रमे अर्थकृतो अतिक्रमे पुरुषादि व्यसने, 3 प्रकार की स्थितियों में अनुनय किया जाता है। जो कार्य करने चाहिए जिस किसी को, यानी कुछ नित्य कार्य होते जो हर व्यक्ति को करने चाहिए और कोई नहीं करता है, तो उसको समझाना कि ये करना चाहिए तुम्हें, यानी एक मित्रता के साथ उनको समझाना कि ये करना चाहिए, इससे लाभ होगा, इसको तुम नहीं करते हो। जैसे संध्या करना चाहिए, हवन करना चाहिए, दान देना चाहिए, तुम नहीं करते हो, तुम जैसे कोई व्यक्ति को तो ये सब करना चाहिए। ये अर्थकृत, ये अनुनय है। अनुनय का सामान्य अर्थ है कि निवेदन करना। और दूसरा है अतिक्रम, यानी हमने कुछ उनको गलत बोल दिया और वो गुस्सा मान लिया, उस स्थिति में नहीं भैया मेरा ये भाव नहीं था, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे प्रति सम्मान रखता हूं, जो इस प्रकार का, यानी अपने किसी क्रिया वचन आदि के द्वारा कोई क्रुद्ध होने पर उसको फिर वापस शांत करने की जो स्थिति है वो दूसरे प्रकार के अनुनय है। और तीसरा है पुरुषादि व्यसन, किसी कष्ट काल में कोई आया है या उनके संबंधी कोई लोग कष्ट काल में है और वो बिल्कुल निरुत्साह में आ गया है, उस समय नहीं ये तो होता ही रहता है, दुनिया का क्रम ही ऐसा है, चिंता मत करो, अपने काम में लगे रहो, जो इस प्रकार का कथन है, ये तीसरे प्रकार के सब अनुनय के अंतर्गत है। तो ये सारे लेख के विषय होते हैं, यानी सूचनाएं जो है इन 13 में से किसी एक प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि 14वां भी प्रकार हो, पर अपने समय के अनुभवों के अनुसार आचार्य चाणक्य ने
ये 13 विषय लेखों के लिए यानी संकलन किया है। प्रज्ञापनाज्ञा परिदान लेखाः एक मिनट इसमें प्रज्ञापन आज्ञा परिदान लेखास्तथा परिहार निसृष्टि लेखो। अच्छा श्लोक है, प्रज्ञापन आज्ञा परिदान लेखास्तथा परिहार निसृष्टि लेखो प्रावृत्तिकस्य प्रतिलेख एव सर्ववर्गश्चेति हि शासनानि। सर्वत्र गश्चेति सर्वत्र गश्चेति हि शासनानि। शासन अर्थात प्रज्ञापन का जो है ना, कुछ बताना, और दूसरा है आज्ञा। आज्ञा का अर्थ पता है कि ये करो, इस प्रकार आदेश। परिदान कुछ देना, परिहार का मतलब है किसी नुकसान के प्रति देना। निसृष्टि का अर्थ पता नहीं। अच्छा, इनका लक्षण आगे स्वयं बता रहे हैं। ये प्रज्ञापन आज्ञा परिदान परिहार निसृष्टि प्रावृत्तिक प्रतिलेख और सर्वत्रग इस प्रकार के शासन हैं। अनेन विज्ञापितम् एवमाह तद्दीयतां चेद यदि तत्त्वमस्ति राज्यसमीपे वरकारमाह प्रज्ञापनैषा विविधोपदिष्टा। ये मुख्य रूप से प्रज्ञापन जो है गुप्तचर के लिए होता है। कि उसने ऐसा कहा, ये आप दे, यानी अनेन विज्ञापितम, इन फलाना के द्वारा बताया गया, ऐसा बताया गया, ये दे दे। यदि इसमें कोई तत्व है तो ये दे दे। ये कुछ स्पष्ट नहीं है। वैसे बचा हुआ कल करेंगे, आज इतने ही रखेंगे। अभी तक तो एक प्रकार से मान सकते कि भूमिका ही हुई है इस विषय का। आगे विशेष चर्चा होगी। लेख जो है राज्य के अंतर्गत एक बहुत प्रमुख विषय है। सब कुछ इसी से चलता आज भी, यानी प्राचीन काल की बात नहीं है। हर समय शासन जो व्यवस्था है लेख के द्वारा ही चलता है। तो इसकी व्यवस्था को लेकर विस्तार से वर्णन तो होना ही चाहिए। तो ये सबको ये समझना चाहिए कि वर्तमान में जो चल रहा है इसका आधार यही से है। और यहाँ वर्णन लगभग
उसी प्रकार विस्तार से है जैसे यहाँ यानी वर्तमान में भी प्रचलित है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक बहुत व्यवस्थित शासन प्रणाली हमारी रही है। तो बाकी आगे सोमवार को करेंगे। तो ओंकार का उच्चारण करेंगे। हो। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।